नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल। किसी भी लोकतंत्र में हुकूमत की बागडोर राजनीतिक दलों के हाथों में होती है और आम जनता चुनाव के जरिए नेताओं की राह तय करती है। लेकिन तेजी से बदलती दुनिया और संचार के साधनों के बीच लोकतंत्रीय राजनीति में चुनाव जीतना एक कला बन चुका है। सिस्टमैटिक तरीके से लोगों की सोच को प्रभावित करने के लिए पार्टियां लंबी चौड़ी रणनीति बना रही हैं, प्रोफेशनल्स को हायर कर रही हैं, दिन रात पार्टियों के इलेक्शन वॉर रूम में बिसातें बिछाई जा रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप और स्मार्टफोन के जरिए लोगों के दिलो दिमाग को प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं भारत की चुनावी राजनीति में लोक पर तंत्र तो भारी नहीं हो रहा? क्या ये नई प्रवृत्ति लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छी है? यूपी की राजनीति कई पड़ावों और बदलावों से होते हुए आज इसी मुकाम पर खड़ी है। इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल की पिछली किस्त में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। कैसे रामधुन में बीजेपी के पक्ष में लहर चलने लगी। गठबंधन सरकार चलाना कितना मुश्किल होता गया, जिसका एहसास वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही हो गया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूपी में मंडल कमंडल की राजनीतिक जमीन कैसे तैयार हुई, सूबे की पॉलिटिक्स से कांग्रेस कैसे हुई आउट, कैसे तैयार हुआ बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए वोट बैंक। केंद्र में वीपी सिंह सरकार बीजेपी के बैसाखी के सहारे खड़ी थी। यूपी में मुलायम सिंह की सरकार भी बीजेपी के समर्थन से चल रही थी। कई मुद्दों पर खींचतान के बीच वीपी सिंह और उनकी सरकार में उप प्रधानमंत्री देवीलाल में मतभेद बढ़ते जा रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि हरियाणा के ताऊ यानी देवीलाल को सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे में भड़के देवीलाल ने शक्ति प्रदर्शन के लिए दिल्ली के बोट क्लब पर बड़ी किसान रैली करने का फैसला किया। इसके लिए तारीख तय हुई 9 अगस्त 1990 की। उस रैली में चंद्रशेखर, कांशीराम, एचडी देवेगौड़ा, प्रकाश सिंह बादल और किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत को न्योता दिया गया। मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जैसे नेता पहले से ही वीपी सिंह से मन ही मन नाराज चल रहे थे। मुलायम सिंह यादव इसलिए नाराज थे कि वीपी सिंह उनकी जगह अजीत सिंह को यूपी का सीएम बनाना चाहते थे। लालू प्रसाद यादव की वीपी सिंह से नाराजगी की वजह भी मुलायम सिंह जैसी ही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे वीपी सिंह ने देवीलाल की ताकत को बेअसर करने के लिए 9 अगस्त यानी किसान रैली से 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने 10 साल से सरकारी दराजों में बंद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बाहर निकाल दिया। सात अगस्त 1990 प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लोकसभा को जानकारी दी कि उनकी सरकार मंडल कमीशन की कुछ सिफारिशों को लागू करेगी, जिससे पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी से लेकर कॉलेजों तक के दाखिले में आरक्षण का रास्ता खुल गया। निश्चित तौर पर जिस समाज में स्थिरता होती है उसके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। अब वेस्टेड इंटरेस्ट में अकेले आर्थिक हित नहीं होते हैं, उसमें इज्जत होती है, मान होता है, सम्मान होता है, ये सब चीज़ होती है। और मैं ये सोचता हूँ कि उस दौर में लोगों को ये महसूस हुआ कि मंडल कमीशन जो लगा है उसमें हमारा प्रयास जो है वो तो ज़्यादा है, तो सिस्टम पर चोट थी वो। हिंदुस्तान के कई शहरों में आरक्षण विरोध की आग धधकने लगी।
पूरा समाज मंडल समर्थक और मंडल विरोधी खेमे में बंट गया। यूपी के कई शहरों में आरक्षण के विरोध में आंदोलन होने लगे। वीपी सिंह आरक्षण विरोधियों के सबसे बड़े खलनायक बन गए। आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाने वालों का गुस्सा और तेजी से भड़कता जा रहा था। 19 सितंबर 1990 दिल्ली। 19 सितंबर 1990 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह कर लिया। इसके बाद देश के दूसरे शहरों में तेजी से हिंसा फैलने लगी। कई छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस के लिए कानून व्यवस्था संभालना बड़ी चुनौती बन गया। यूपी में मुलायम सिंह और बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसे नेता मंडल कमीशन की बदौलत पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का बड़ा चेहरा बन गए। कांशीराम की राजनीति को भी नया आकार मिलने लगा। आरक्षण की गर्म हवा में बीजेपी को अपनी सियासी जमीन दरकती दिखाई दी। इतना वैचारिक मतभेद था सीपीएम में और बीजेपी में कि वो चल ही नहीं सकती थी, और जनता दल का एजेंडा लागू होने में कहीं न कहीं कोई दिक्कत आती। तो वो जो तेजी से कर रहे थे, उससे बीजेपी के नेताओं को लगा कि वीपी सिंह चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता मंडल की काट खोजने में जुट गए। बीजेपी को अयोध्या में बड़ी संभावना दिखी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद की कार सेवा में शामिल होने का ऐलान किया। यह बात अक्टूबर 1990 की है। शुरुआती योजना के मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी पैदल यात्रा के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों से समर्थन मांगना चाहते थे। उन्होंने अपनी योजना प्रमोद महाजन को बताई, जिसके बाद महाजन ने राय दी कि पैदल यात्रा से जुलूस की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। आडवाणी ने प्रमोद महाजन से पूछा कि क्या जीप से यात्रा की जाए। ऐसे में प्रमोद महाजन ने एयर कंडीशन सुविधाओं से लैस एक टोयोटा बस को रथ का रूप दिलवाया। आडवाणी के हाईटेक रथ का पहिया सोमनाथ से अयोध्या तक घूमने वाला था। करीब 10,000 किलोमीटर का रूट तय हुआ। 25 सितंबर 1990 को आडवाणी सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ कर राम रथ पर सवार हुए। गुजरात में रथ यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी ने की। बजरंग दल को रथ यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रमोद महाजन ने मीडिया से बातचीत का जिम्मा संभाला। जब आडवाणी के रथ ने रफ्तार पकड़ी तो आरक्षण और मंडल की आवाज दबने लगी। कि ये जो अंधभक्ति है हिंदुस्तान के नागरिक की, उसके कारण एक चमत्कारी समर्थन इस रथ यात्रा को मिला, और यह जो चमत्कार है वो राम के नाम का है। भाषणों में आडवाणी मंडल को हिंदुओं को आपस में बांटने वाला करार देने लगे। वो जनता दल पर भी हमला करते और कांग्रेस पर भी। बीजेपी नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर मजबूत होने लगी। आडवाणी का रथ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई, लेकिन बीजेपी ने सांप्रदायिक हिंसा की खबरों को नकार दिया या कोई अहमियत ही नहीं दी। आडवाणी को, बीजेपी को लगा कि हो सकता है ये फॉरवर्ड बैकवर्ड में उनके साथ बहुत ज्यादा लोग ना आए, तो जो बीजेपी का बेस एक्सपेंड करने की उनकी योजना थी वो सिरे नहीं चढ़ सकती थी। इसीलिए उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पे जम के कैंपेन किया, रथ यात्रा निकाली। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे वीपी सिंह खतरे को महसूस तो कर रहे थे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। आडवाणी को भरोसा था कि वीपी सिंह उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वीपी सिंह सरकार बीजेपी के दम पर चल रही थी। आडवाणी अब सीधे अयोध्या की ओर देख रहे थे। बिहार होते हुए आडवाणी की रथ यात्रा यूपी की सीमा में घुसने वाली थी। बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार हो चुका था। यूपी में मुलायम सिंह की सरकार भी बीजेपी के समर्थन से चल रही थी। ऐसे में बीजेपी को भरोसा था कि मुलायम रथ यात्रा रोकने की गलती नहीं करेंगे। जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में लहर बन रही थी, उसे किसी भी कीमत पर वीपी सिंह रोकना चाहते थे। आडवाणी की रथ यात्रा पटना होते हुए समस्तीपुर पहुंच चुकी थी।
वहां से आडवाणी देवरिया यानी यूपी की सीमा में दाखिल होने वाले थे। वीपी सिंह ने रात में तब के बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव को फोन किया और आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए कहा। तो शुरू में नानुकुर के बाद लालू पीएम की बात मानने के लिए तैयार हो गए। 23 अक्टूबर 1990, समस्तीपुर, बिहार। रात में अंधेरे में समस्तीपुर के सर्किट हाउस में आराम कर रहे आडवाणी को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंच गई। तब उनके साथ प्रमोद महाजन भी थे। गिरफ्तारी से ठीक पहले आडवाणी ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से बीजेपी की समर्थन वापसी की जानकारी दी थी। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती ने अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखा है, वीपी सिंह की सरकार गिराने को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की सोच अलग अलग थी। आडवाणी जी चाह रहे थे कि सरकार के खिलाफ फौरन कदम उठाए जाए, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी और जसवंत सिंह जैसे लोग या भैरव सिंह शेखावत जैसे लोग इसके पक्ष में नहीं थे। यहाँ पर खुला मतभेद सामने नहीं आया, पर अटल जी का और आडवाणी जी का मतभेद इस मसले में जो नजदीक के लोग थे उनके सामने आ गया। जैसे ही आडवाणी की चिट्ठी राष्ट्रपति को मिली, वीपी सिंह की सरकार धड़ाम से गिर गई। लेकिन आडवाणी की रथ यात्रा से बीजेपी के लिए राजनीतिक जमीन मजबूत हो चुकी थी। पूरे देश में मंडल कमंडल की हवा तूफान में बदल चुकी थी। उस दौर में हर चौक चौराहे पर सिर्फ 3 बातें हुआ करती थी। पहली अयोध्या की, दूसरी आडवाणी की और तीसरी गठबंधन सरकार के साथियों के रूठने मनाने की। आडवाणी जिस राम रथ पर सोमनाथ से सवार हुए थे, उससे बीजेपी के लिए मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार होने लगी। राम नाम का चमत्कार बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता को साफ साफ दिख रहा था। पहले से तय योजना के तहत हजारों कार्यकर्ता अयोध्या पहुंच रहे थे। तब यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे मुलायम सिंह। उन्होंने कार सेवकों की फैजाबाद में एंट्री पर रोक लगा दी थी। तब अयोध्या फैजाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। उस दौर में बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने ऐसी राम लहर तैयार की जिसमें अयोध्या आस्था और सियासत का नया केंद्र बन गया। पुलिस प्रशासन के लिए राम भक्तों और कार सेवकों के सैलाब को रोकना मुश्किल हो गया। उसी दौर में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। बिहार में आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद से ही यूपी में सांप्रदायिक माहौल तेजी से बिगड़ने लगा। एक अफवाह से भड़के दंगे में कई लोगों की जान चली गई। फैजाबाद में पुलिस का पहरा और बढ़ा दिया गया। सूबे के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने श्रद्धालुओं को अयोध्या में होने वाली कोसी परिक्रमा से दूर रहने की नसीहत दी। ये अयोध्या के चारों ओर की जाने वाली 45 किलोमीटर की यात्रा थी। हिंदू समुदाय है, उसके अंदर इस बात को लेकर आक्रोश था कि केवल एक मंदिर निर्माण के उद्देश्य से निकाली जा रही रथ यात्रा को रोका जाना, जबकि मंदिर बनने में अभी बहुत समय लगेगा, ये उस समय भी सबको पता था। लेकिन उसका रोका जाना ही एक, मुझे लगता है, बहुत बड़ी अशांति का कारण बन गया। और उसकी वजह से न केवल अयोध्या में नाकेबंदी की गई, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस समय अयोध्या की ऐसी घेराबंदी की थी कि वहाँ पे कोई किसी का जाना ही संभव नहीं था, श्रद्धालु हो चाहे कोई और विजिटर हो। अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को होने वाली कार सेवा की तैयारी चल रही थी। मुलायम सिंह यादव पहले ही साफ साफ कह चुके थे कि मस्जिद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। यूपी सरकार ने अयोध्या में कार सेवकों के घुसने पर रोक लगा दी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कुछ ऐसे श्रद्धालु भी अयोध्या पहुंचे जिनका कार सेवा से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ सरयू में डुबकी लगाकर पुण्य बटोरने की ख्वाहिश लेकर अयोध्या पहुंचे थे।
30 अक्टूबर 1990। अयोध्या छावनी में बदल चुकी थी। चारों ओर पुलिस के जवान दिखाई दे रहे थे। विवादित ढांचे के आसपास नाकाबंदी कर दी गई। खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बल प्रयोग किया जाएगा। सुबह से ही कार सेवकों की धर पकड़ का काम पुलिस ने शुरू कर दिया। पुलिस की हिदायत और सुरक्षा चक्र को तोड़ते हुए हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी पहुंच गए, विवादित ढांचे के बिल्कुल करीब। पुलिस किसी तरह से कार सेवकों को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें पकड़ पकड़ कर बसों में बैठाया जा रहा था। उनको लगता था कि जो राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन है ये सिर्फ अगड़े ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए उन जातियों का आंदोलन है, तो इसलिए वो कंसोलिडेट करने में लगे थे अपनी सेकुलर और यादव कॉन्स्टिट्यूंसी को। इस दौरान एक साधु ने बैरिकेड तोड़ते हुए सुरक्षा बलों की बस को मोड़ दिया, जिससे विवादित ढांचे की ओर जाने का रास्ता खुल गया। हजारों कार सेवक सैलाब की तरह विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगे। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का सख्त निर्देश था कि ढांचे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कार सेवकों को काबू में करने के लिए पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर फायरिंग की। इसके 2 दिन बाद अशोक सिंघल, उमा भारती और स्वामी वामदेव की अगुवाई में हजारों कार सेवक अयोध्या सड़कों पर उतरे। विवादित ढांचे की पहले से ही तगड़ी बैरिकेडिंग की गई थी। कार सेवक लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। कहा जाता है कि पुलिस ने बगैर किसी चेतावनी के कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। कई कार सेवक पुलिस की गोलियों का निशाना बने। तब बजरंग दल के अध्यक्ष विनय कटियार थे। कार सेवकों की मौत के लिए उन्होंने मुलायम सिंह सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद मुलायम मुस्लिमों के नए रहनुमा के तौर पर उभरे। मुसलमानों को जोड़ा उन्होंने, बिल्कुल एक खुला खेल खेला उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर। जहां कांग्रेस कुछ उहापोह की स्थिति में नजर आई, ना इधर की ना उधर की पूरी तरह से, और तो बीजेपी के सामने ताल ठोक के खड़े हो गए मुलायम सिंह यादव। कार सेवकों पे जो गोली चलाई उन्होंने, उसकी बहुत आलोचना हुई, उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। हिंदू वोट उनसे बहुत नाराज हुआ, लेकिन जितना हिंदू वोट उनसे नाराज हुआ, जितना उनका नाम इस तरह से पड़ा, मुल्ला मुलायम वगैरह लोग उनको ताने के तरह से कहने लग गए, व्यंग में कहने लग गए, उतना ही मुस्लिम वोट उनके पीछे कंसोलिडेट होने लगा। मुलायम सिंह की अपनी राह थी और बीजेपी की अपनी। अयोध्या में पुलिस की गोलियों से मरे कार सेवकों की चिताओं की राख गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचाने का काम शुरू हुआ। सब अयोध्या के नाम पर अपने अपने हिसाब से माहौल बनाने की कोशिशों में जुटे हुए थे। अयोध्या राजनीति का नया लॉन्च पैड बन चुका था। वहां कभी भी और कुछ भी हो सकता था। नवंबर महीने में भी दिल्ली के लुटियन जोन के बंगलों की बत्तियां देर रात तक जल रही थी। नेताओं की आंखों से नींद गायब थी। नए रिश्ते बन और बिगड़ रहे थे। चंद्रशेखर की नजर पहले से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी। उनका कांग्रेसी नेताओं के साथ लगातार उठना बैठना जारी था। जब वीपी सिंह की सरकार गिरी, उस समय चंद्रशेखर के साथ सिर्फ 60 सांसद थे, लेकिन कांग्रेस ने चंद्रशेखर को समर्थन देने में जरा भी देर नहीं लगाई। चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो गया, लेकिन उनकी सरकार की लगाम पूरी तरह से कांग्रेस के हाथों में थी। लोकसभा में वीपी सिंह सरकार गिरने से पहले ये कांग्रेस नेताओं की भीड़ है जो 10 जनपद से बाहर निकल रही है। कांग्रेस नेताओं के साथ है राष्ट्रीय मोर्चे के कद्दावर नेता चंद्रशेखर। राजीव गांधी के साथ 10 जनपद से बाहर निकल रहे चंद्रशेखर की मुस्कान बता रही थी कि बड़ी तैयारी हो चुकी है। For everyone in the country is to pull the country back from the brink, and this is what we will commit ourselves to.
चंद्रशेखर और कांग्रेस के बीच सरकार बनाने की डील हो चुकी थी। चंद्रशेखर के साथ दिल्ली में पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जिसके पास सिर्फ 60 सांसद थे। 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चंद्रशेखर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। दिल्ली में अब एक ऐसी सरकार थी जिसका रिमोट पूरी तरह से कांग्रेस के हाथों में था। हर फैसले से पहले चंद्रशेखर सरकार को कांग्रेस की ओर देखना पड़ता था। इस दौर में छोटे छोटे नेताओं की महत्वाकांक्षा भी उफान मारने लगी। नेता जोड़ तोड़ में व्यस्त थे तो सरकार सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। चंद्रशेखर ने अपने आप को एक ऐसे युवा नेता के तौर पर, एक यंग टर्क के तौर पर पेश किया था जो कि भ्रष्टाचार पे ही नहीं बल्कि तमाम सारे उन मुद्दों पर भी कांग्रेस की खिलाफत करते रहते थे जिसमें वीपी सिंह शायद कभी कभी शांत रहते थे। सियासी झंझावातों के बीच भी अयोध्या के मसले को सुलझाने के लिए गंभीर मंथन चल रहा था। राजीव गांधी अयोध्या का ऐसा हल चाहते थे जिससे कोई इस मसले का राजनीतिक फायदा न उठा सके। ऐसे में अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए चंद्रशेखर ने 3 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाई जिसमें तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार और राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत को शामिल किया गया। चंद्रशेखर की इस कोशिश के बाद शरद पवार ने कहा था कि मुलायम सिंह यदुवंशी हैं तो वो मथुरा की चिंता कर लें, भैरों सिंह शेखावत क्षत्रिय हैं तो वो अयोध्या का उद्धार कर दें, हम महाराष्ट्र से हैं, शिव भक्त हैं तो हम काशी के मसले को हल कर देंगे। लेकिन चंद्रशेखर की तमाम कोशिशों के बाद भी अयोध्या मसला नहीं सुलझ पाया। दूसरी ओर चंद्रशेखर और राजीव गांधी के बीच भी मतभेद बढ़ने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मार्च 1991 को हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही 10 जनपद के बाहर से पकड़े गए। 3 दिन बाद यानी 5 मार्च को कांग्रेसी सांसदों ने संसद में चंद्रशेखर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चंद्रशेखर समझ गए कि कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने 6 मार्च 1991 को लोकसभा में ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया। चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। मुलायम सिंह यादव भांप गए कि जनता पार्टी में अब वो दम नहीं कि सत्ता तक पहुंच सके। उनका दिमाग एक साथ कई प्लान पर काम कर रहा था। हिंदुस्तान के लोगों ने 2 साल में 2 सरकारों को गिरते देखा। गठबंधन सरकार में नए नए दांव पेच देखे। फिर लोकसभा चुनाव की घंटी भी बज गई। हिंदुस्तान की सियासी प्रयोगशाला में लाल कृष्ण आडवाणी और वीपी सिंह ने ऐसा केमिकल डाला जिसके नतीजों का इंतजार सब कर रहे थे। लोकसभा में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस को 244 सीटें मिली। बीजेपी के टिकट से 120 उम्मीदवार लोकसभा पहुंच गए। जनता दल 69 सीटों पर सिमट गया। ठीक उसी समय यूपी में विधानसभा के चुनाव भी हुए। सूबे में पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी आ गई और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे कल्याण सिंह। चुनाव में मंडल कमंडल की परीक्षा वोट की जमीन पर हो चुकी थी। नतीजा सामने था। राम नाम का चमत्कार बीजेपी को यूपी समेत देश के कई राज्यों में साफ साफ दिखा। देश के सबसे बड़े सूबे की कमान अब कल्याण सिंह के हाथों में थी। बीजेपी नई राह पर थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के कुछ दिनों बाद ही कल्याण सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ अयोध्या पहुंचे और कसम खाई, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। अयोध्या में राम धुन फिर से जोर पकड़ने लगी। कल्याण सिंह के एक्शन में आते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हौसले फिर से बुलंद हो गए। कल्याण सिंह ने यह कह रखा था कि मंदिर बनवाना उनका मॉरल दायित्व है और वो समझते हैं कि मंदिर बनवाने के लिए ही वे सत्ता में आए हैं। तो उन्होंने
शुरू से ही एक ऐसा माहौल बना के रखा था कि राम मंदिर बनाना उनकी सरकार का और उनका एक प्राथमिक दायित्व है। राम के नाम पर बीजेपी की राजनीतिक जमीन तेजी से मजबूत हो रही थी, लेकिन वीपी सिंह का आरक्षण दाव जनता दल के पहिए की रफ्तार बढ़ाने के लिए कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर यूपी की सत्ता से बेदखल हो चुके मुलायम सिंह अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर गुणा भाग कर रहे थे। उनकी समझ में आ चुका था कि यूपी में कांग्रेस की सियासी जमीन खिसक चुकी है। जनता दल के पहिए में इतनी ताकत नहीं कि वो सूबे में बीजेपी के सामने टिक सके। ऐसे में मुलायम ने नया वोट बैंक गढ़ने के प्लान पर काम शुरू कर दिया। मुलायम सिंह यादव अच्छी तरह समझ चुके थे कि बदले सियासी माहौल में सूबे के मुस्लिम वोटर ये तय नहीं कर पा रहे कि वो किधर जाएं। जो मुस्लिम वोटर पहले कांग्रेस के साथ थे, उनको अब मुलायम सिंह में नई उम्मीद दिख रही थी। बीजेपी राम लहर पर सवार थी और कांग्रेस के सवर्ण वोट को अपने पाले में कर चुकी थी। उधर कांसीराम दलित वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद कर चुके थे। मतलब कांग्रेस के जनाधार को बीजेपी, बीएसपी और मुलायम सिंह ने बड़ी सफाई के साथ खिसकाना शुरू कर दिया था। उन दिनों मुलायम सिंह और कांसीराम के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। साल 1991 में इटावा लोकसभा उपचुनाव में दोनों के बीच बनी केमिस्ट्री रंग दिखा चुकी थी और दलितों की आवाज बुलंद करते करते कांसीराम लोकसभा पहुंच चुके थे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल में हम आपको आगे दिखाएंगे बाबरी ढांचे को गिराए जाने की कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और चुनाव से जुड़ी निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।